नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, करते हैं लेखपाल की मुख्य परीक्षा का जो ग्रामीण परिवेश का टॉपिक है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाले कुल कितने गांव हैं? ये आपका हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट है आपका, देखिए, अफ्रीका में जो जनजातीय समाज है और जो भारत में कृषक समाज है और अमेरिका में जो औद्योगिक समाज है, मतलब जो कृषक समाज होता है भारत में उसको अमेरिका में कहते हैं औद्योगिक समाज और अफ्रीका में कहते हैं जनजातीय समाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जनजातीय समाज का जीवन जो है वो कैसा होता है? वो आपका होता है सरल, समरस, समेकित और अविभेदीकृत। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय समाज ग्रामीण समाज है, इसका मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। नेक्स्ट है, कृषक समाज में न्यूनतम क्या पाया जाता है? वो होता है श्रम विभाग। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, औद्योगिक समाज में क्या पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है वर्ग विभेद। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में जमींदार शीर्ष पर होता है। ठीक है, मतलब ग्रामीण समाज में जो आर्थिक संरचना होती है उसमें कौन शीर्ष पर होता है? तो जमींदार शीर्ष पर होता है। नेक्स्ट है आपका, ग्रामीण समाज में जो व्यवसाय है वो किस पर आधारित होता है? वो होता है जाति पर। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज में संपत्ति का अधिकार है ना, क्रमशः उत्तराधिकार, विवाह, महाजनों के पास संपत्ति और उत्पादन आय से अर्जित संपत्ति पाया जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। करते हैं नेक्स्ट फैक्ट। अगले जो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं ग्रामीण परिवेश के वो हैं, देखिए, पहला है, भारत में गरीबी का जो आकलन है वो किस आधार पर किया जाता है? एक तो आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर है आय के आधार पर और उपयोग के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति के अनुसार कितने रुपए से कम प्रतिदिन खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही है। तो इसका आंसर है 27.20 रुपये, मतलब 27 रुपये और 20 पैसे से जो प्रतिदिन कम खर्च करता है वो तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीब माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका पॉइंट है, श्री रंगराजन समिति 2014 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितने रुपए से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब है? तो आंसर है 32 रुपए से कम खर्च करने वाला। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन बोल के चलता है ये कि भाई किस समिति के अनुसार भारत में जो है गरीब व्यक्ति कितने रुपए से कम खर्च करने वाला कहलाया जाएगा? तो अगर कहे तेंदुलकर समिति के अनुसार तो आंसर होगा 27 रुपये 20 पैसे, और अगर कहे रंगराजन समिति के अनुसार तो आंसर होगा 32 रुपए से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार $1.90 से कम पर प्रतिदिन जीवन यापन करने वाला व्यक्ति गरीब होगा। मतलब वर्ल्ड बैंक जो है उसने ये बात कही है, जो व्यक्ति $1.90 से कम खर्च करेगा रोज वही गरीब कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण भारत की लगभग कितने परसेंट आबादी दोस्तों गरीब है? तो इसका आंसर है 26% आबादी गरीब है। ठीक है। और रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी कितनी थी? वो थी 31%। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितने वर्गों में बांटा है? तो इसका आंसर है 3 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके सामने ये, स्वतंत्रता के समय देश के लगभग कितने परसेंट भूभाग पर जमींदारी प्रथा लागू थी? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, ये आंसर है 57% भूभाग पर जमींदारी प्रथा थी। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बता दूं, स्थायी बंदोबस्त जिसके जनक कौन थे? उसके जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्थायी बंदोबस्त को और कहते हैं जागीरदारी, इस्तमरारी और माल गुजारी, इन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत की कितने परसेंट भाग पर लागू थी? तो इसका आंसर है 19% भाग पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
महालबाड़ी व्यवस्था, ठीक है, कब और किसके द्वारा लाई गई थी? तो आपको बता दूं, महालबाड़ी जो व्यवस्था है वो लाई गई थी 1819 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, महालबाड़ी व्यवस्था कितने भूभाग पर फैली थी? तो इसका आंसर है 30% भूभाग पर। दोस्तों नेक्स्ट है, थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड की संस्तुतियों के आधार पर 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी। दोस्तों इसका प्रश्न कैसे बनेगा? इसका प्रश्न ऐसे बनेगा कि 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2015-16 के अनुसार भारत में क्रियाशील भूमि कितने मिलियन हेक्टेयर है? तो इसका आंसर है 146.45 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों आपको बता दूं, 2015-16 का रिकॉर्ड इसमें क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जो लास्ट कृषि की जनगणना हुई थी, जो कृषि का जो विश्लेषण हुआ था वो 2015-16 में ही हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि जनगणना तो व्यक्तियों की होती है, कृषि की नहीं होती, कृषि का एक विश्लेषण होता है। तो वो जो विश्लेषण था वो 2015-16 में हुआ था, इसलिए 15-16 के अनुसार जो क्रियाशील भूमि थी वो 146.45 मिलियन थी। नेक्स्ट है, क्रियाशील भू जोतों का 86.08% भाग केवल किस जोतों के अधीन पाया जाता है? लघु तथा सीमांत जोतों के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्रियाशील जोतों के में वृहत आकार के जोतों का प्रतिशत कितना है? तो आंसर है 0.57%। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है जोत, और ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ग्रामीण परिवेश का। मतलब जोत कौन कौन से होते हैं? तो आपको बता दूं, जोत आपके सामने होते हैं ये, एक तो होता है सीमांत जोत, एक है लघु जोत, एक है अर्ध मध्यम जोत, एक है मध्यम जोत, एक है वृहत जोत। अब सीमांत जोत किसे कहते हैं? दोस्तों सीमांत जोत होता है जिसके पास भूमि 1 हेक्टेयर से कम हो। लघु जोत होता है जिसके पास भूमि 1 से 2 हेक्टेयर हो। अर्ध मध्यम जोत होता है जिसके पास भूमि 2 से 4 हेक्टेयर हो। मध्यम जोत होता है जिसके पास भूमि 4 से 10 हेक्टेयर हो। और वृहत जोत होता है जिसके पास भूमि 10 हेक्टेयर से अधिक हो। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट जो फैक्ट आपके सामने है वो है, देखिए पहला फैक्ट है, प्रोफेसर गुन्नार मेडल के अनुसार क्या है? भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत पुनर्गठन है। मतलब आपके सामने एक लाइन देके चलेगा ये वाली, तो ये कहेगा कि भाई ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है प्रोफेसर गुन्नार मेडल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूमि सुधार के उद्देश्यों में संस्थागत विसंगतियों को दूर करना है ना, दूर करना, तो उसमें क्या क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है भूमि स्वामित्व, भूमि अधिकार और काश्तकार सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूदान आंदोलन कब, किसने और कहां पे शुरू हुआ? दोस्तों आपको बता दूं, जो भूदान आंदोलन है वो शुरू हुआ था 1951 में। किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। कहां शुरू किया? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, तेलंगाना क्षेत्र में 1957 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ग्राम दान शुरू हुआ था ये। ठीक है, तेलंगाना क्षेत्र में आंदोलन शुरू हुआ था ग्राम दान नाम का। कब? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि अभिलेखों की नवीकरण योजना शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों इसका, कौन सी पंचवर्षीय योजना में भूमि अभिलेखों की नवीकरण योजना शुरू हुई थी? तो आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपके सामने, राजनीतिक इच्छा की कमी, प्रशासनिक दक्षता में कमी, महाजनों की भूमि आदि के कारण भूमि सुधारों में आशानुकूल सफलता नहीं मिली। ठीक है, ये तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश में अभी तक कितने % को भूमि को चकबंदी के अधीन लाया गया है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 49% भूमि को अभी तक चकबंदी के अधीन लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? 2008 में। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के रूप में नवीकरणीय कब किया गया? 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देश का कौन से राज्य ऐसे हैं
जिन्होंने 100% भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकृत का लक्ष्य प्राप्त किया है। मतलब देश के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर भूमि का जो पूरा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में रखा गया है, डिजिटलाइजेशन। तो वो राज्य है आपका कर्नाटक और उड़ीसा। ये दो राज्य ऐसे हैं, इन दोनों राज्यों ने 100% भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत किया है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के सर्वोत्तम प्रथाओं पर जो एक पुस्तक जारी हुई थी, ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये पुस्तक कब जारी हुई थी? जुलाई 2020 में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न आपके सामने आते हैं वो है मतलब किस स्तर पर कौन सा प्रमुख होता है। जैसे जिले का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? डीएम। तो इसी तरह आपके अलग अलग स्तर बनाए गए हैं, तो आपको बताने वाला हूं कौन सा जो स्तर है उसमें कौन प्रमुख होगा। तो जो जिला स्तर होता है इसमें जो प्रमुख होता है वो डीएम होता है। उप संभाग स्तर पर जो प्रमुख होता है वो आपका एसडीएम या एसडीओ होता है। जो तहसील या तालुका होती है उसका जो प्रमुख होता है वो तहसीलदार होता है। और जो राजस्व व्रत होता है उसका जो प्रमुख होता है वो होता है राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, या ऐसे बोलते हैं कानून को। और जो हल्का, ठीक है, वो होता है उसका जो प्रमुख होता है उसे बोलते हैं लेखपाल या पटवारी।